जब सिंध जल रहा था तब भारत के राजा कहां थे। मुल्तान गिर चुका था, सिंध की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका राजनीतिक परिणाम साफ दिखने लगा था। देबल, देबल के बाद रावर, ब्रह्मनाबाद, अलोर और फिर मुल्तान, एक के बाद एक सारे नगर अरब सेना के हाथ में जाते रहे। राजा दाहिर मर चुका, युद्ध के मैदानों में हजारों लोग मर चुके, उसका राज्य टूट गया। नगरों में हजारों बच्चियों, औरतों और युवा बच्चों को बंदी बनाकर दुनिया के अलग अलग शहरों में गुलाम बनने के लिए भेज दिया। यानी हिंदुस्तान के इतिहास से उनका पूरा भविष्य खत्म कर दिया गया। परिवार बिखर गए, धन और संपत्ति लुटेरों के हाथ में लग चुकी और बंदी बनाए गए मनुष्य में से कभी भी अब सिंध की धरती पर कोई वापस लौटने वाला नहीं था। हम जब इस कहानी को पलट कर देखते हैं तो शायद एक सवाल मोहम्मद बिन कासिम से भी बड़ा हो जाता है कि जब सिंध जल रहा था तो भारत कहां था। क्या उस विशाल उपमहाद्वीप में कोई ऐसा राजा नहीं था? क्या कोई बड़ी सेना नहीं थी? क्या युद्ध हाथियों की परंपरा समाप्त हो चुकी थी जिसके लिए भारत सदियों से प्रसिद्ध था? क्या घुड़सवार सेना नहीं थी? क्या किले नहीं थे? क्या ऐसा कोई राज्य नहीं था जो कासिम की सेना से कहीं अधिक सैनिक और साधन जुटा सकता हो? या फिर राजा थे, सेनाएं थी, हाथी थे, घोड़े थे, किले थे, लेकिन वे सब अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। और शायद सिंध की त्रासदी यही छिपी हुई है और इसी त्रासदी में छिपा हुआ इस भारत का भविष्य है। एक इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमको भारत से पहले का भारत, कासिम के आने से पहले का भारत देखना होगा। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पहुंचने से लगभग 6 दशक पहले, यानी जब अरब ने भारत पर विजय का सपना देखना शुरू किया था, उसी वक्त उत्तर भारत में एक ऐसा सम्राट था दोस्तों, जिसकी मृत्यु के बाद राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। उसका नाम था हर्षवर्धन। नमस्कार, धीरेन्द्र डायलॉग में आज हम अपनी इस परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं 10वें पार्ट में। सबसे पहले हम आज उस महान सम्राट का, जो राजा जिसको दुनिया सकलोत्तर पथनाथ के तौर पर भी जानती है, उसके साथ शुरू करेंगे। और ये वह महान सम्राट हर्षवर्धन का है। आपको दिखेगा कि ये थानेसर है जो बीच में है, कन्नौज उसका केंद्र था, गंगा का विशाल मैदान पूर्व की तरह प्रभाव उसका था, और उत्तर भारत का राजनीतिक संसार। अगर दक्षिण में चालुक्यों की शक्ति अलग रंग में है, इसीलिए मैंने इस नक्शे का रंग थोड़ा सा अलग अलग किया ताकि ये बिल्कुल मोबाइल पर भी साथ समाई दे, सुनाई दे, दिखाई दे। क्योंकि 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में था। 606 ईस्वी में थानेसर का युवा सम्राट कुछ ही वर्षों में यह कहानी एक राज्य की कहानी से बदलकर उत्तर भारत के एक ऐसे संगठित साम्राज्य में बन गई जिसका केंद्र कन्नौज हो गया, और जिसको आने वाली कई सदियों में उत्तर भारतीय सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाएगा, जो इस देश पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए हर बार अपने लोगों की बलि देगा। वो काशी विश्वनाथ की सुरक्षा करने के लिए हजारों लोगों को, उसके लोगों को जाना पड़ेगा युद्ध में, और उसी तरह से दिल्ली को बचाने में ही वही हर्षवर्धन सम्राट जो है, कई बार उसके वंशज ये सब करेंगे। वो वंशज थे या आने वाली पीढ़ियां, ये तो अलग बात है, उस पर हम आगे बात करेंगे जब कभी एंशिएंट इंडिया पर अपनी सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन राजनीतिक संसार हर्ष के बाद बनता है, क्योंकि जब तक हर्ष का नाम था उसको सकलोत्तर पथनाथ कहा जाता था, यानी उत्तरापथ का नाथ अधिपति। वो इतनी बड़ी उपाधि थी, यहां से गुजरने वाले हर रास्ते का वही किंग था। याद होगा ना जब आपने सुना था कि रोम किससे बनता है? रोम रोम की सड़कों से बनता है। उसी वक्त उत्तर भारत, उत्तरापथ जिसको कहते हैं, उसका नायक हर्षवर्धन था। उसका राज्य कितना इंपॉर्टेंट था, ये कितना बड़ा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास कितनी सैन्य शक्ति थी, और हम कैसे देख सकते हैं चीनी यात्री वेन सांग के वर्णन में हर्ष की जो प्रारंभिक शक्ति है उसके बारे में बड़ा अच्छा जिक्र आता है। ये आप उसकी शक्ति का एक ग्राफिक है, उसको आप उससे समझ सकते हैं। लगभग 50,000 पैदल सैनिक, यानी आप अगर
कासिम की सेना को देखेंगे, मैं उसके सामने का एक आपको पहला सा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और 20,000 घुड़सवार, 5,000 हाथी। सोचिए, 5,000 युद्ध के हाथी, 20,000 घुड़सवार और 50,000 सेना, ये कोई एक संख्या नहीं है। ये उस समय की भारत की एक राज्य की सैन्य और राजनीतिक क्षमता का एक छोटी सी झलक है। हर्ष के विस्तार के बाद वेन्सांग की परंपरा में उसकी सैन्य शक्ति के और विशाल होने का विवरण मिलता है। लगभग 1 लाख घुड़सवार होने का वर्णन है और हाथियों की संख्या भी 60,000 का दर्ज है। हो सकता है इस पर विश्वसनीयता पर संकट हो, लेकिन यह जरूर है कि एक विशाल सेना थी। भारत की राजनीतिक शक्तियां उस समय इतनी विशाल सेनाएं संगठित कर सकती थी। तो हर्ष की मृत्यु के महज 6 दशक बाद जब कासिम सिंध में प्रवेश करता है तो भारत के पास क्या शक्ति नहीं बची थी? कहानी इतनी सरल नहीं। हर्ष की मृत्यु और एक बड़े केंद्र के टूटने से शुरू होती है। 647 ईस्वी के करीब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। उधर से खलीफाओं में उस्मान का दौर शुरू होता है, उस्मान का दौर शुरू होता है। और उसकी मौत के बाद सबसे पहला सवाल उठता है दोस्तों, किसकी? हर्ष की, कि हर्ष जैसा उत्तराधिकारी नहीं आया जो उसके उस ढांचे को संभाल सके। केंद्र कमजोर हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होनी शुरू हुई, स्थानीय राजवंश थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और जो राजनीतिक रिश्ते थे वो टूट गए, नए संबंध बने। भारत गायब नहीं हुआ, भारत कमजोर होकर समाप्त नहीं हो रहा था, बल्कि भारत फिर से अनेक राजनीतिक शक्तियों में बंट रहा था। उन राजनीतिक शक्तियों को जिनको इकट्ठा करके कभी सम्राट हर्ष ने अपने आप को शकलोत्तर पतनाथ कहा था। राजनीतिक विखंडन का मतलब हमेशा सैन्य कमजोरी नहीं हो सकती। एक राज्य के पास शक्तिशाली सेना हो सकती है, दूसरे के पास एक विशाल राजस्व हो सकता है, तीसरे के पास किले हों, चौथे के पास हाथी हों। यदि वो अलग अलग राजनीतिक संसार हैं तो उनकी सारी शक्ति उस वक्त युद्ध भूमि में क्यों नहीं पहुंची जब ठीक उसी समय सिंध में इतिहास बदल रहा था। दोस्तों, अब हम लोग 711 के भारत के नक्शे पर जाएंगे क्योंकि ये देखना जरूरी है। 711 जब हर्ष के मृत्यु को लगभग 6 दशक बीत चुके हैं। उस वक्त जब सिंध में घुसा वो जो ये बाहर की शैतानी ताकत, उस समय क्या होते थे, हमारे पास क्या राज्य थे, ये देखिएगा। 721 में ये एक मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे भी थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। उस समय के राजवंश और शक्तियां जो है वो ध्यान दें तो सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा सिंध, जो राजा दाहिर है, कश्मीर, करकोटा राजवंश दुर्लभ के अंतिम काल से चंद्रपीड़ का संक्रमण काल चल रहा है। करकोटा राजवंश को पूरी दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं के वंश से माना जा सकता है। कन्नौज का मध्य गंगा हर्षोत्तर विखंडित शक्ति संचार है, अलग अलग राज्य है। कन्नौज के आगे उभरती हुई शक्ति भविष्य की दिशाओं का संकेत देती है। दक्षिण में बदामी चालुक्य विजयादित्य है और उसी तरह दक्षिण में ये है तो दक्षिण में पल्लव नरसिंह वर्म दित्य है। कामरूप यानी जिसको असम कहते हैं, भास्कर बनमन के बाद का समय चल रहा है। बंगाल में शशांक के बाद की राजनीतिक अस्थिरता और छोटे छोटे सत्ता केंद्र है। पश्चिमोत्तर में काबुल और जाबुल है, उनको हम बाद में करेंगे। ये एक हमने आपको दिखाया, एक राज्य को हमने समझाने की कोशिश की क्योंकि उस समय भारत में कई राज्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। कौन राज्य था, कैसा राजा था, कैसी शक्ति थी और उसकी राजनीतिक समस्या क्या हो सकती है, सिंध कितनी दूर था, इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले करकोटा राजवंश की तरफ चलते हैं दोस्तों। कश्मीर का ये राजवंश जिसको चचनामा में ये कहा गया कि वहां जाने की कोशिश की और वहां पौधा लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने, चूंकि उसको वैसे इतिहास से हम नहीं खोजते हैं, यहां जरूर देखता है। तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर चल के इसी हिमालय की घाटियों में बसे कश्मीर के पास, क्योंकि ये 711 ईस्वी के आसपास भी ये कोई ऐसा राज्य नहीं था दोस्तों जिसको आप ये सोचें कि ये कोई बहुत ही निष्क्रिय शक्ति थी। ये एक ताकतवर शक्ति थी। ये दुर्लभ प्रतापादित्य और उसके बाद इसके पुत्रों के पास ये राजा आ रहा था। चंद्रपीड़ कश्मीर की सत्ता में आता है। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम जब अभियान चला रहा था दोस्तों, कश्मीर में राजनीतिक दुनिया थी, जीवित थी, राजवंश था, दरबार था, सैन्य शक्ति थी और उसके राजनयिक संपर्क भी थे। ये बाहर की दुनिया से कटे हुए राजवंश नहीं थे क्योंकि 711 में
तांग राजवंश का दूत उसके यहां पहुंचता है चंद्रपीड़ के बारे में। ये चीनी सूत्रों में दर्ज है, अपने यहां नहीं। इसका अर्थ है कि एक दुनिया के साथ रिश्ते, वो तिब्बत की शक्ति को भी देख रहे थे, मध्य एशिया से राजनीतिक संपर्क था, चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। तो उस समय भारत के राज्य अंधे तो नहीं दिख रहे थे, वो दुनिया को जानते थे, संदेश भेजते थे, संदेश प्राप्त करते थे, राजनीति करते थे। तो क्या चंद्रपीड़ को सिंध में हो रही घटनाओं की जानकारी थी? हमारे पास कोई ऐसा प्रत्यक्ष दस्तावेज नहीं है जो कहे कि कश्मीर के राजा को देवल की लड़ाई की घटना उस दिन मिली। इतिहास इतनी साफ पंक्तियां अपनी जगह छोड़ता भी नहीं है। एक बात तय है कि कश्मीर की राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि सक्रिय थी। फिर भी सिंध की रक्षा के लिए कश्मीर से कोई विशाल सेना चली हो, ऐसा भी कोई सूत्र आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्हें खबर नहीं थी। नहीं हो सकता क्योंकि राज्य दुनिया से नहीं कटा हुआ था। लेकिन शायद सिंध का युद्ध अभी कश्मीर के लिए अपना युद्ध नहीं बना था। और इतिहास में कई बार ये अपना युद्ध वाली गलती ने हिंदुस्तान को इतनी बार नीचा दिखाया कि जिसकी कीमतें आज तक हिंदुस्तान चुका रहा है। अब हम कश्मीर से नीचे की तरफ, अगर आपने वो देखा होगा, मैं मैप आपको दोबारा लगा देता हूं, एक उपमहाद्वीप की तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने के बाद आप इस मैप को और गौर से देखेंगे। तो चूंकि मैं चाहता हूं कि आपको इतिहास की एक पूरा किसी उसकी जरूरत ना पड़े और आप एक इतिहास को समझ सकें। गंगा के मैदान, यही संसार जहां हर्षवर्धन की ताकत ने एक बड़े राजनीतिक ढांचे को बांधा हुआ था। अब वो पुराना केंद्र तो नहीं बचा, कन्नौज फिर भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसे थी। गंगा के मैदानों पर नियंत्रण बहुत ही मजबूत था, लेकिन कोई नया हर्ष नहीं था। इसीलिए ऐसा कोई केंद्रीय सम्राट नहीं था जो पूरे उत्तर भारत को ये कह सके कि सेनाएं जुटाओ, पश्चिमी सीमा पर युद्ध है, सिंध की तरफ बढ़ो। यही वो अंतर है दोस्तों, जिसने हमको लगता है कि हर्ष के समय और कासिम के बीच में, हर्ष के समय के भारत और कासिम के भारत के बीच में आ खड़ा हुआ। हर्ष के समय एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था, 711 में कई केंद्र थे। कई केंद्र होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उनमें शक्ति नहीं थी, लेकिन इसका एक अर्थ जरूर साफ आता है कि कोई एक आदेश पूरे उत्तर भारत में नहीं दौड़ता था। हर्ष के बाद अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं, पूरब की तरफ देखेंगे। हर्ष और शशांक के बाद यह क्या हो रहा है? कुछ दशक पहले शशांक बहुत ताकतवर एक राजा था, गौड़ राजनीतिक शक्ति को पूरे देश में पहचाना जाता था। लेकिन उसके बाद, शशांक की मृत्यु के बाद, ये एक राजनीतिक साम्राज्य के तौर पर एक शक्ति के पास स्थिर नहीं था। पाल साम्राज्य, जिसे हम बाद में बंगाल और बिहार की महान शक्तियों में गिनेंगे, अभी इतिहास के मंच पर आया नहीं था। ये भविष्य की कहानी है। तो 711 में पूर्वी भारत भी अलग अलग शक्ति केंद्रों और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संसार था। उसको मालूम नहीं, या उसका दर्द उतना नहीं था कि हजारों लोग कपूर की तरह एक उसके देश के हिस्से से गायब हो रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में गुलाम के तौर पर प्रकट हो रहे हैं। उनके देश की बच्चियों के साथ सेक्स करते हुए वो जानवर उनको सेक्स स्लेव बनाए हुए घूम रहे हैं। लेकिन किसी की नजर यहां नहीं थी, क्योंकि ये भविष्य की कहानियां हैं। 711 में यदि पूछे कि बंगाल का राजा अपनी सेना लेकर सिंध क्यों नहीं आया, तो ये प्रश्न आधुनिक राष्ट्र की कल्पना से खड़ा होता है। 711 का बंगाल सिंध से हजारों किलोमीटर दूर एक अलग राजनीतिक संसार दिख रहा था, जिसकी अपनी राजनीतिक समस्याएं हैं, शायद अपने प्रतिद्वंदी, अपनी सत्ता की लड़ाइयां, और शायद सिंध का युद्ध उसके लिए किसी बहुत दूर की सीमा पर चलता हुआ युद्ध था। कामरूप भास्कर बर्मन के बाद, महान सम्राट भास्कर बर्मन के बाद जाने के बाद, ये हर्ष का समकालीन राजा था, बहुत महत्वपूर्ण राजा था, और ब्रह्मपुत्र घाटी में एक महत्वपूर्ण शक्ति भी था। हर्ष और भास्कर वर्मन के बीच में एक राजनीतिक संबंध थे, लेकिन 711 का युग नया युग था। भास्कर वर्मन का युग जा चुका था। कामरूप की राजनीति भी राजनीतिक संक्रमण से गुजर रही थी। क्या कामरूप की घाटी में बैठा हुआ कोई राजा, आपको लगता है, हो रही लड़ाई को अपनी प्राथमिकता समझता? शायद नहीं। हमें सावधान रहना होगा। शायद नहीं मतलब ये अनुमान है, इतिहास का दस्तावेज नहीं। और मैं आपको कोई अनुमान नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत से दूर दराज के राजनीतिक जो संसार थे, अपने अपने क्षेत्रीय संदर्भों में काम कर रहे थे। अब हम जरा मैप में दक्षिण की तरफ चलते हैं। बादामी चालुक्यों की विशाल शक्ति थी, दक्खन जिसको कहते हैं, यानी दक्षिण की ओर उतरने से पहले यहाँ 711
इसमें बहुत बड़ी शक्ति मौजूद थी। और बादामी चालुक्य उस वक्त का शासक था विजयादित्य, चूंकि डेक्कन सुल्तान के डेक्कन के जो पावर है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, कनिसेठी की बुक में भी है और बहुत सारी किताबों में, विजयादित्य जो है 696 से 733 तक शासन करता है। ये कोई छोटा राज्य नहीं था। चालुक्य की सत्ता परंपरा में पुलकेशिन दित्य जैसा शासक अभी इतिहास की स्मृति में था, वही पुलकेशिन जिसने नर्मदा के आसपास हर्ष की दक्षिण की ओर बढ़ती हुई शक्ति को रोक दिया था। हर्ष और पुलकेशिन का संघर्ष ये अपने आप को दिखाने के लिए पर्याप्त था कि भारत में केवल एक शक्ति नहीं है। उत्तर का महान सम्राट दक्षिण की ओर बढ़ा तो दक्षिण की शक्ति ने उसकी उसकी जो बढ़ती हुई विजय यात्रा है उस पर विराम लगा दिया। भारत में विशाल सेनाएं थी, बड़े राज्य थे और वो लड़ना जानते थे। हर्षवर्धन को हराने वाली ताकत और सैन्य क्षमता भी दक्खन में मौजूद थी और 711 में उस परंपरा का उत्तराधिकारी था विजयादित्य। क्या बादामी चालुक्य शक्ति कासिम से कमजोर थी? ये प्रश्न गलत है, क्योंकि समस्या तुलना की नहीं है, समस्या थी कि सिंध का युद्ध दक्खन की प्राथमिकता है या नहीं। दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि विजयादित्य ने सिंध की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसकी चुप्पी के पीछे कोई काल्पनिक कारण जानते हैं। हम ये जानते हैं कि दक्खन में शक्ति थी, सिंध तक वो शक्ति नहीं पहुंची। अब यही तथ्य महत्वपूर्ण है, इसके अलावा हमारे पास नहीं। दक्षिण में पल्लव और नरसिम्ह वर्मन द्वितीय, अब दक्षिण कांची पल्लव साम्राज्य 711 के आसपास में नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह के नाम से जाना जाता है। ये वही काल है दोस्तों जब दक्षिण भारत स्थापत्य, समुद्री व्यापार और राजनीतिक शक्ति का बहुत विशाल केंद्र था। भारत का याद है, मैंने आपको जब इसकी शुरुआत की थी तो बताया था, भारत 32 से 35% तक वर्ल्ड के जीडीपी का अकेला केंद्र था। आज वो देख लीजिए 2% पर भी नहीं है और 0.2 पर छोड़ा था अंग्रेजों ने। यानी 32% का वो साम्राज्य कहां से बना हुआ था? उसी दक्षिण और दक्षिण थे। कांची केवल एक नगर नहीं था, दक्षिण भारतीय राजनीति का महान केंद्र था। पल्लव संस्कृति जो चालुक्यों से संघर्ष की अपनी एक लंबी परंपरा रखती है, दक्षिण के राज्यों की अपनी प्रतिद्वंदिताएं थी, उनकी अपनी सीमाएं थी, अपने युद्ध थे, समुद्र के रास्ते दूसरी दुनिया के साथ रिश्ते थे। तो दक्षिण भारत का आप किसी भारत के बाकी हिस्सों से अलग कर रहे हैं तो ये गलत होगा। लेकिन सिंध फिर भी दूर थी। ये दूरी दोस्तों किलोमीटर की नहीं थी, ये राजनीतिक दूरी थी। सिंध से भारत तक दूरी केवल भूगोल नहीं है। इस मैप को मैं दोबारा से नहीं रंगना चाहता, फिर आपके लिए एक और नया मैप मैं देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर भारत की हालत देखना चाहते हैं तो हमको सच के करीब और थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होके देखना पड़ेगा। क्योंकि सिंध से पंजाब, सिंध से राजस्थान, पश्चिम भारत, सिंध से उत्तर पश्चिम, सिंध से समुद्री मार्ग, सिंध से गंगा क्षेत्र, सिंध से दक्खन, हर रूट पर अलग अलग कलर आप देख सकते हैं। आज ये हम नक्शा देखकर कह सकते हैं कि सेना क्यों नहीं पहुंची, लेकिन 711 ईस्वी में सेना चलाना आज की तरह नहीं था। एक संदेश भेजना अलग बात थी, हजारों सैनिकों को चलाना अलग है। एक सेना के साथ दोस्तों के सैनिक नहीं चलते, घोड़े चलते हैं, हाथी चलते हैं, उनका चारा चलता है, उनका अनाज चलता है, पानी की व्यवस्था चलती है, सामंतों की टुकड़ियां जुड़ती हैं, रास्ते तय होते हैं, नदियां पार करनी होती है। और सबसे बड़ी चीज जो इनसे भी बड़ी है कि राजा को फैसला लेना पड़ता है, क्या मैं अपनी सेना को निकालूं? अगर मैं निकला तो पीछे कौन रहेगा? मेरा पड़ोसी क्या करेगा? क्या ये मेरा युद्ध है? ये शब्द आज भारत के लिए बहुत राजनीतिक और भावनात्मक अर्थ रखता है, लेकिन 711 के राजनीतिक संसार में दोस्तों कश्मीर का राजा अपने राज्य की सुरक्षा देख रहा है, दक्षिण का राजा अपने प्रतिद्वंदियों को देख रहा है, दक्षिण का राजा अपनी सीमाओं को, एक पूर्वी शक्ति अपनी राजनीति को, और सिंध जो है उस समय अपने लिए लड़ रहा था। यानी अगर मैं खबर से सेना के तौर पर, एक ग्राफिक के तौर पर इसको हम समझाना चाहें तो आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों, खबर से सेना तक एक लंबी प्रक्रिया है। खबर कैसे आई, खबर कैसे जाएगी, सिंध में हमला होता है, खबर चलती है, राजा तक पहुंचती है, खबर की पुष्टि होती है, खतरे का आकलन होता है, राजनीतिक फैसला लिया जाता है, सामंतों को संदेश, सेना का जमावड़ा, रसद इकट्ठी किया जाए, यात्रा की तैयारी की जाए और युद्ध तक पहुंचा जाए। तो हमें ये दोस्तों भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि कभी कभी कहा जाता है उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, ये सही नहीं है। कम्युनिकेशन था, ये धीमा था।
राजदूत थे, व्यापारी थे, कारवां थे, तीर्थयात्री थे, समुद्री जहाज थे, राज्य एक दूसरे के यहाँ दूत भेजते थे। चंद्रपीड़ का मैंने आपको बताया, जो संपर्क चीन के साथ था, हर्ष के चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। दक्षिण भारत समुद्री व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा था, यानी दुनिया भारत की मौन नहीं थी, लेकिन खबर का फैलना और सेना का जाना दो अलग बात थी। तीसरी चीज, हमको खबर का अर्थ समझना होता। हर आक्रमण इतिहास को नहीं बदलता, सीमाओं पर युद्ध होते रहते हैं, छापे पड़ते रहते हैं, राजा हारते हैं, राजा जीतते हैं। और शायद, मैं चूंकि यहाँ शायद का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं, कई राज्यों में ने सिंध में हुए इस युद्ध को इसी तरह से देखा। एक सीमांत युद्ध, एक और शक्ति का हमला, सिंध की समस्या। लेकिन भविष्य का जानने का अधिकार केवल इतिहासकार के पास होता है दोस्तों, उस समय के बैठे हुए लोगों के पास नहीं। आज हम जानते हैं कि ये घटना कितनी दूर तक इस राष्ट्र का इतिहास बदलेगी, लेकिन 711 में बैठा हुआ उस समय का कोई राजा ये नहीं जानता था कि आने वाली सदियों में क्या होना है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि विजनरी शासक होना उस राज्य, उस देश की जनता और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक वरदान होता है। तो क्या भारत के पास संयुक्त शक्ति की कोई परंपरा थी? ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है उठता है, क्योंकि क्या इससे पहले भारत में कोई विशाल राजनीतिक संगठन नहीं बने थे? बने थे। बड़े राज्यों ने युद्ध किए थे, राजाओं ने गठबंधन किए थे। हर्ष स्वयं विभिन्न राजनीतिक और संघर्षों के बीच ही उभरा हुआ था, लेकिन हर एक गठबंधन एक राजनीतिक साझा परिस्थिति से पैदा हुआ। उसे बनाने वाला कोई नेतृत्व चाहिए था, उन्हें कोई खतरा चाहिए था, कोई साझा उद्देश्य चाहिए था। लेकिन क्या 711 में कोई ऐसा राजा था जो पूरे देश को संदेश भेजता? कौन ऐसी राजनीतिक सत्ता थी जिसके आदेश को कश्मीर से दक्कन तक माना जाता? उत्तर है कोई नहीं। और शायद यही हर्ष की मृत्यु के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन था कि एक ऐसी राजनीतिक शक्ति गायब हो गई जिसके वचन पर लोगों को यकीन था। यानी राजनीतिक शक्ति गायब नहीं हुई, एक राजनीतिक केंद्र गायब हुआ। पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिम की तरफ चाहे तो हम ये भी पूछते हैं कि कश्मीर क्यों नहीं आया, दक्कन क्यों नहीं आया। हमें देखना होगा कि सिंध के बिल्कुल पास कौन था, नक्शा क्या कहता है। पश्चिमी भारत और उच्चम पश्चिम का राजनीतिक संसार, ये वो शक्तियां मौजूद थी जो आने वाले वक्त में सिंध के विस्तार के बाद इन मुस्लिम शासकों को रोकेंगी दोस्तों। ये आने वाले टाइम की सत्ताएं थी, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इन सत्ताओं से क्या होता है। अब इतिहास को अब वो पूरी तरह, अगर हम बाद की सदियों के लिए देखें तो वो जगह पूरी तरह उस रूप में तैयार नहीं थी। इसीलिए वही जगह इतिहास को पीछे से लिखने की गलती सबसे ज्यादा होती है। आज हम जानते हैं आने वाले वक्त में गुर्जर प्रतिहार आएंगे, बप्पा रावल की परंपराएं इतिहास और लोक संस्कृति में गाई जाएगी और पश्चिमी भारत में शक्तियां अरब के सामने खड़ी होंगी। लेकिन 711 वो राजनीतिक संरचनाएं उसी परिपक्व में नहीं, रूप में नहीं थी जिसे बाद में, जिस रूप में बाद की पीढ़ियों ने देखा। हमारे लिए, हमारे भविष्य के योद्धा हम 711 की लड़ाई में काल्पनिक तौर पर नहीं भेज सकते, लेकिन सत्य है कि सिंध की विजय के बाद भी दोस्तों ये बाहर बढ़ने वाला सेनाओं का आसान नहीं था। और हम जो कहें, एक पूरा उपमहाद्वीप, हर क्षेत्र में आपको सब दिख रहा है। ये एक राजनीतिक नक्शा जो बताता है कि सिंध गिरा, लेकिन क्या भारत समाप्त हुआ? नहीं, सिंध एक राज्य था और उसके बाहर जीवित राजनीतिक संसार थे। कश्मीर था, दक्कन था, दक्षिण था, पूरब था, अनगिनत नगर थे, अलग अलग राजवंश थे, सैन्य परंपराएं थी दोस्तों, किले थे, राजस्व था, घुड़सवार थे। तो फिर क्यों सिंध अकेला रह गया? इसका कोई भी एक शब्द में तो उत्तर नहीं दे सकता है। शायद मैं भी नहीं, शायद इतिहास का कोई पन्ना भी नहीं, लेकिन शायद मैं ये बता सकूं कि ये इस ग्राफिक से हम उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विखंडन पहला कारण, सूचना और गति दूसरा कारण, दूरी और रसद तीसरा कारण, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण था खतरे का आकलन। पहला कारण राजनीतिक विखंडन को अगर हम देखते हैं, कोई केंद्रीय साम्राज्य नहीं था, कोई हर्ष नहीं था, कोई एक ऐसा सम्राट नहीं था जिसके आदेश पर उपमहाद्वीप की विशाल शक्ति एक साथ एक दिशा में चल पड़े। दूसरा, सूचना खबरें थी लेकिन तत्काल नहीं,
ना कोई इस तरह का कोई संबंध बनाया गया था जैसा हम हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में देख रहे थे। हर समय वहां से जो लिखा गया खत था वो चलता रहता था, अगला खत वहां से चलता रहता था, और उसको इस तरह बनाया गया था कि मिलता रहेगा, यानी एक खत मिल रहा है, अगला खत मिल रहा है, उधर लिखा जा रहा है, वो दूसरे के पास आ रहा है। ऐसा किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग राज्य थे। जब राजा निर्णय ले रहा था यहां, तो तब स्थिति वहां बदल चुकी होती है। दूरी और रसद जो है, सेना चल पड़ी कह देने जैसा आसान नहीं है। इसके लिए हजारों दूसरे राज्य जब हों, नदियां हों, पहाड़ हों, और अपनी सीमा खाली छोड़ने का खतरा हो, तब चौथा सबसे गहरा खतरे का आकलन। क्या किसी राजा ने 711 में ये समझा था दोस्तों, आज सिंध है, कल ये मेरे दरवाजे तक आ सकता है? ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए, तो आप 711 की बात कह रहे हो। आज एक योगी को कहना पड़ता है कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, माफ कीजिएगा। एक ऐसा दस्तावेज हमारे पास नहीं कि क्या भारत के सभी दरबारों ने इस पर प्रश्न किया था, लेकिन इतिहास पर और उसका परिणाम हमारे सामने है। सिंध अकेला लड़ा और सिंध हार गया। लेकिन एक गलती हम यहां नहीं करेंगे कि सिंध की हार का अर्थ यह नहीं था कि भारत के लोग लड़ना भूल गए थे। ये सभ्यता की प्रतिरोध की शक्ति खत्म हो गई थी। सिंध की त्रासदी के बावजूद ये भूमि जीवित थी, इसकी राजनीतिक शक्तियां जीवित रही, और जल्दी ही अरब सेनाओं को एक ऐसे क्षेत्रों से सामना होगा जिसके उनके सामने कोई बिखरा हुआ किला नहीं होगा, बल्कि एक लगातार प्रतिरोध होगा। इससे पहले हम हिंद कुश की तरफ जरूर चलेंगे, क्योंकि इतिहास में एक ऐसा हिस्सा भी है जो भारत की सामान्य स्मृति से गायब हो गया और जिसको अब कोई नहीं देखता। सिंध से अब हम पार्ट 11 में बढ़ेंगे पश्चिमोत्तर की तरफ, मकरान के पार, सिस्तान के पार, पहाड़ों की दुनिया, दर्रों की दुनिया, और वहां दो ऐसे राजनीतिक संसार जिन्होंने अरब साम्राज्य की विशाल शक्ति को बार बार अपनी तलवारों से तोला है। जाबुल और काबुल, वहां कौन थे? जुनबिल कौन था? काबुल के शाह कौन थे? अरब साम्राज्य जो सिंध तक पहुंच चुका था, इन पहाड़ों में बार बार क्यों अटकता था? क्यों बार बार उसकी सेनाएं हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार विजय लेकर नहीं लौटी? क्यों इन भारत पहाड़ों की राजनीति को समझे बिना भारत की पश्चिमोत्तर सीमा का इतिहास दोस्तों अधूरा है? और शायद क्या भारत के दरवाजे तक पहुंचने से पहले अरब साम्राज्य को हिंदू कुश में ऐसी दीवार मिली जिसने उसके विस्तार को पीढ़ियों तक चुनौती दी? सिंध में हमने एक राज्य को टूटते देखा, लेकिन हिंद कुश की कहानी में हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने आने वाली साम्राज्यवादी शक्ति के सामने हथियार नहीं डाले। और यहीं से शुरू होगी दोस्तों एकदम एकदम अलग कहानी भारत पर इस्लामी आक्रमण के इतिहास के पार्ट 11 में। हिंद कुश की दीवार, जुनबिल और काबुल शाह बनाम अरब साम्राज्य, एक महान लड़ाई है जिसको आपके इतिहास से गायब कर दिया वामपंथी इतिहासकारों ने। लेकिन अगर आप इस इतिहास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। इसको शेयर करना होगा, इसको आखिर तक देखना होगा, और इसको लाइक करके दूसरों तक भेजना होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर हो सकता है तो चैनल की मदद भी करेंगे, ताकि हम इसको एक दूसरे लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ने वाले ऑप्शंस के तौर पर भी ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।